बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, ये जो गाड़ी है ये आपने अपने गलियों में, चौराहों में, बाज़ारों में घूमते हुए कई मरतबा देखा होगा। ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की होती हैं, उसके ऊपर उसकी ब्रांडिंग मौजूद होती है। इसे DSNG यानी कि डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग कहते हैं। इसमें 4-5 लोगों का एक अमला मौजूद होता है। एक ड्राइवर हो गया, एक उसका हेल्पर हो गया जिसने जनरेटर स्टार्ट करना है, जिसने तार लपेटना है कि जो कैमरे तक जाता है जहां पर इवेंट शुरू किया जाता है। लेकिन इसके साथ कैमरामैन और रिपोर्टर भी होते हैं। इसके साथ DSNG इंजीनियर भी होता है कि जिसने फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, जिसने सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करना होता है इस गाड़ी को, जिसके बाद फुटेज हेड ऑफिस में या उस जगह पर भेजी जा सकती है कि जहां के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे अहम आदमी जो है वो कैमरामैन और रिपोर्टर है, जिसकी मर्जी से, जिसकी मदद से, जिसके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए ये DSNG पहुंचती है। वहां पर इवेंट कवर किया जाता है और उसके बाद टीवी स्क्रीन के जरिए आपकी नज़रों तक पहुंच जाता है। किस तरीके से सारा मामला होता है ये तो मैंने मुख्तसर से आपको बता दिया, लेकिन जो रिपोर्टर होता है, जिसने रिपोर्ट करना होता है, उसको स्क्रीन पर अमूमी तौर पर बुलेटिन के अंदर, न्यूज़ बुलेटिन के अंदर अगर कोई बहुत ख़ास और बड़ी खबर ना हो तो 30-40 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलता कि वो अपनी स्टोरी को बता सके। उन्हीं रिपोर्टरों से मिलेंगे, नियो न्यूज़ के कराची ब्यूरो चलेंगे। वहाँ जो रिपोर्टर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जिन्होंने बड़ी बड़ी खूबसूरत खबरें दी, लेकिन उन्हें स्क्रीन पर बावजूद बहुत सा वक्त नहीं मिल सका, उनसे बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कौन कौन सी खबरें दी, उसमें अच्छा क्या था, बड़ा क्या था, मुहर्रम की कवरेज किस तरीके से हुई, शहबाज गिल साहब वाला मामला जब कराची पहुंचा, ARY का मामला जो हुआ उसे उन्होंने किस तरीके से कवर किया। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम है वहां से लेके कराची तक क्या खबरें इस हफ्ते हमारे रिपोर्टर्स ने दी, आपकी रिपोर्टर से बात करेंगे। चल रहे जी नाज़रीन, ये न्यू न्यूज़ कराची ब्यूरो का मेन न्यूज़ रूम है। यहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, असाइनमेंट डेस्क मौजूद होता है कि जो असाइन करता है रिपोर्टर्स को, रिपोर्टर्स असाइनमेंट डेस्क को बताते हैं कि हमें क्या काम है, किस जगह पर जाना है, क्या असाइनमेंट है, और उसके बाद जो है वो असाइनमेंट उन रिपोर्टर्स को नीचे जो मैंने आपको वैन दिखाई उस पर या किसी और गाड़ी पर उस असाइनमेंट के लिए भेजता है। वो फुटेज आने के बाद यहाँ पर NLE के पास जाती है जो उसको एडिट करता है। उसका क्या काम है वो भी आपको दिखाएंगे, क्या काम हो रहा होता है। हमारी रिपोर्टर कराची की यहाँ पर मौजूद है, मानिया शकील। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान क्या खबर दी। अगर उठ जाएंगी तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी फ्रेम के अंदर हम, बल्कि आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब मैं आपके पास आऊँ तो खड़े होकर बात कीजिएगा। क्या खबर थी सबसे बड़ी पिछला जो हफ्ता गुजरा, इसमें ज़ाहिर है कि आशूरा की छुट्टियाँ भी थी। मैंने एक खबर देखी थी वाइल्ड लाइफ के हवाले से। हम ये देखते हैं कि सड़क पर एक तमाशा होता है और जंगली जानवरों को जो है वो मिसयूज़ किया जाता है। मैंने उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी जानवर का तेल निकाला जाए, उसकी चर्बी का तेल निकाला जाए। खबर क्या थी वो, कराची में कहाँ पर वाक़या हुआ, क्या पकड़ गया था? असल में जो वाक़या हुआ है ये सिर्फ ये अभी गुज़िश्ता हफ्ते का वाक़या नहीं है। ये मामला जो शुरू हुआ था वो 26 जून से शुरू हुआ था कि कराची के इलाके लाइन्स एरिया से जो है वो मॉनिटर्ड लिजर्ड पकड़ी गई थी, लेकिन वो एक थी जो कि सेवरेज लाइन से आई थी। लेकिन उसी के चंद रोज़ बाद हम देखते हैं कि शाह फैसल कॉलोनी से भी सेम लिजर्ड पकड़ी जाती है। उसके बाद अभी हम गुज़िश्ता हफ्तों में भी यही सूरत हाल देखते हैं। ये सिलसिला क्योंकि हम देखते हैं कि मॉनिटर्ड लिजर्ड पकड़ी तो जाती है लेकिन गैर कानूनी तौर पर इसका जो है इसको गो कहते हैं। ये अगर हम इसको आम उर्दू में बात करें तो क्या इसको गो कहते हैं? नहीं, गो अलग है, मॉनिटर लिजर्ड अलग है। इसके अंदर भी 2 इकसाम हैं जिसमें गो की एक अलग इकसाम है और मॉनिटर लिजर्ड की अलग इकसाम है। जो मॉनिटर लिजर्ड है उसका ख़ास तौर से ये पर्पस होता है कि उससे वो तेल निकालते हैं और वो गैर कानूनी तौर पे इसको बेचा जाता है। तो अच्छा, ये मैंने एक स्टोरी में पढ़ा BBC की कि इनकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है जिसकी वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं होते। तो क्या आपके इल्म में ऐसी बात है कि इनको माजूर कर दिया जाता है, फिर ये अगर जंगल में छोड़े भी जाएं तो किसी काम के नहीं होते? वाइल्ड लाइफ की तरफ से बेसिकली पाबंदी ही इस वजह से लगाई गई थी कि ये इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको बेसिकली किया ही ये जाता है कि उनकी या तो कोई किसी तरह से उनको माजूर बना दिया जाता है, उनको फिर उसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है, ये कोई ऐसी जगह पे छोड़ा जाता है जो उनके लिए नामुनासिब होती है, उनको ख़तरा होता है। और क्योंकि ये इनकी खाल से और इनके दूसरे अज़ा से तेल हासिल करते हैं, दूसरी इनकी खाल जो है यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ की जानिब से इस पर पाबंदी आयद है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मानिया, मैं आगे की तरफ चलूँगा नाज़रीन, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं पूरी तहकीक इसके ऊपर कर चुका हूँ कि जो ये लिजर्ड का आपको बता रही हैं ये सिर्फ जुल्म है। इस लिजर्ड का कोई काम नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है इंसान की सेहत के लिए, उसके तिब्बी मसाइल के लिए। जुनैद शाह हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं। जुनैद शाह, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्ट्स में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक केस ज़ाहिर है कोर्ट्स की तरफ से उस पर पाबंदी है, वो एक शादी का जो केस था 9 उमरी की,
चलें उस पर बात नहीं करते, लेकिन और कोई केस चला है कोर्ट के अंदर ऐसा कि जो काबिल बयां हो या टॉक ऑफ द टाउन हो? देखिए, वैसे तो कोर्ट में आजकल वैसी कोर्ट में केसेस काफ़ी हद तक चल रहे हैं और गर्म है कोर्ट के मामलात। लेकिन गुज़िश्ता हमने देखा कि जून से एक मामला बड़ा हॉट इशू रहा है आमिर लियाकत की। अच्छा, आमिर लियाकत से पहले मुझे आप बताएं, एक केस था अम्माद यूसुफ जो ARY के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको जब पेश किया गया अदालत में मलीर कोर्ट में, तो मैंने देखा कि आपने खबर फाइल की थी कि उनके ऊपर से केस जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये क्या प्रोसीजर होता है कानूनी के केस अदालत में पेश करते ही ख़त्म कैसे हो जाता है? देखिए, मजिस्ट्रेट को इख्तियार होता है कि जब केस पेश किया जाता है तो वो उसके अंदर FIR होती है। FIR के साथ साथ एक रिमांड पेपर होता है जिसे 167 की रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें पुलिस इब्तदाई अपनी तफ्तीश बताती है कि हमने ये तफ्तीश की है। तो मजिस्ट्रेट उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उसको ये इख्तियार होता है कि वो केस डिस्चार्ज कर सकता है। इससे पहले भी केसेस हो चुके हैं, सूबाई एंटी करप्शन में हलीम आदिल का केस था, इसी तरह आज अम्माद यूसुफ का केस मलीर कोर्ट में था। तो जब मजिस्ट्रेट ने जो पुलिस के दस्तावेज़ात थी उनको जब पढ़ा तो उसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं तो ये नाकाबिल शवाहिद हैं, इस बुनियाद पर किसी को नामजद नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपना ये फैसला भी सुनाया कि मुलजिम को 63 CRPC की दफ़ा है 63, उसके तहत इनका मुकदमा खारिज किया जाता है और पुलिस अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आती है तो उनको दोबारा से रीजॉइन करना पड़ेगा अच्छा, यानी कि केस इस तरीके से ख़त्म हो गया कि अभी बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन कोई नए शवाहिद आते हैं, केस में कोई नया मोड़ आता है तो फिर उनसे जो है वो पूछताछ हो सकती है। आमिर लियाकत का केस बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या हो रहा है, अब केस किस बुनियाद पर चल रहा है? पोस्टमार्टम वाला मामला तो ख़त्म हो गया था, उसके बाद क्या चल रहा है? देखिए, पहले सबसे तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो जब ज़िंदा थे तब भी एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं और मरने के बाद भी उनकी जो मौत है एक मुतनाज़ा हो चुकी है। उनकी 9 जून को ग़ालिबन इंतकाल हुआ था उनका, और उसके अगले रोज़ ही उनके अहल ख़ाना और पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। पुलिस का ये कहना था कि उनकी वजह मौत पता होनी चाहिए क्योंकि वो एक बड़े मजहबी स्कॉलर थे, दूसरा हुकूमत में भी रहे, MNA रहे हैं वो। लेकिन जो उनके अहल ख़ाना थे, उनकी जो साबका अहलियाँ हैं, पहली बीवी और उनके आमिर लियाकत के 2 बच्चे हैं, एक बेटी उनकी दुआ और एक बेटा है उनका, तो उनकी ये दरख्वास्त थी कि वो अपने वालिद का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते क्योंकि ख़त्म नहीं हो गया था किस्सा। देखिए, मजिस्ट्रेट ने पहले तो ऑर्डर किया कि तदफीन कर दी जाए बगैर पोस्टमार्टम। ठीक है, उसके बाद अब इस वक्त केस कहाँ पर? उसके बाद एक शहरी थे अब्दुल अहद नामी, ठीक है, उनका लेना देना कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी वो ये कहने लगे कि मैं फ़ैन हूँ आमिर लियाकत का, उनकी वजह मौत मालूम होनी चाहिए कि कैसे हुई। तो उनकी दरख्वास्त पे मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया 18 जून को। 18 जून के बाद उनके अहल ख़ाना, उनकी बेटी जो थी दुआ आमिर, वो हाई कोर्ट गई। 22 जून को वहाँ से स्टे लिया उन्होंने कि ये कब्र कुशाई रोकी जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने उनके कब्र कुशाई रोकने का हुक्म दिया। साथ साथ उन्होंने मुतालिका अदालत को भी केस दोबारा भेजा कि आप प्रॉपर तरीके से ये केस सुने और उसके बाद ये फैसला दें। इस वक्त ये केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में ज़ेर समाअत है। 16 अगस्त उसकी अगली तारीख है। इस हफ्ते में 2 पोस्टमार्टम डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक पोस्टमार्टम उनका डिसाइड नहीं हुआ कि उनका पोस्टमार्टम। बदकिस्मती है, अफसोसनाक वाक़या है नाज़रीन के एक शख्स जो बेचारा इंतकाल कर गया, उसके पोस्टमार्टम के ऊपर इतना तनाज़ा चल रहा है। इस्लामी एतबार से भी मुझे लगता नहीं है कि कोई इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है किस तरह से लाश की बेरुमती की। जाहिद गफ़ार हमारे बड़े चुस्त किस्म के रिपोर्टर हैं। चुस्त इसलिए है कि ये ख़ुद भी हॉकी के प्लेयर हैं और हॉकी के अंदर पाकिस्तान आजकल वैसे कर कुछ नहीं रहा। शैला रज़ा साहिबा के ऊपर भी एक जो है वो आवाज़ खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उस हवाले से शैला रज़ा साहिबा का मौक़िफ़ ये देखा कि वो पाकिस्तान हॉकी और फिर वुमेन हॉकी के हवाले से कराची में पहले से फ़ाल है, सिर्फ थाईलैंड जाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें क्या हकीकत थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो पहले से फ़ाल हैं। तकरीबन 4 साल पहले आप हॉकी के प्लेयर हैं, आपने फ़ालियत उनकी किताबों में देखी है या खुद भी देखी है ग्राउंड? नहीं, मैंने खुद भी देखी है। ग्राउंड में काफ़ी वो एक्टिव नज़र आई, मुतहर्रिक नज़र आई। और 4 साल कबल जब इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो उसके फौरी बाद तकरीबन 6 या 5 महीने के अंदर उनको चेयरपर्सन डिक्लेयर कर दिया गया था वुमेन हॉकी का। चले, ये यहाँ इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि मेरिट पर मामला था। अब शोर फजूल का उठता है अगर कोई परफॉर्मेंस भी बता दूं टीम की क्या है इस वक्त। नहीं, टीम की परफॉर्मेंस सबको पता है। अब थोड़ा सा आगे आ जाए। कॉमनवेल्थ गेम आपका लेना देना शायद मेरा ख्याल है नहीं था, कराची का कोई प्लेयर कुछ नहीं कर सका। क्यों? कराची इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा पाकिस्तान का सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है, ये पूरा अगर साउथ रीजन देखें यहाँ से कोई नहीं है। गुजरांवाला के 2 पहलवान कामयाब हो गए और एक बेचारा गांव में तरबियत करता करता जो है वो थ्रो करके कामयाब हो गया। कराची क्यों नहीं है कहीं पर? सिंध क्यों नहीं है कहीं पर? बलूचिस्तान क्यों नहीं है? देखें, आप क्या कह सकते हैं, जो स्पोर्ट्स के अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारा एक मरकज़ी खेलों का मरकज़ है जिससे हम सिंध स्पोर्ट्स
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर के नाम से नेशनल जानते हैं। स्टेडियम के सामने जो जी है। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर उसका सब नेम है। जो उसका जो रियल नेम है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर है। वहाँ आप जाके देखें, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जाहिद, आप खबरें देते थे कि टाटन ट्रैक बिछ जी। गया, हैदराबाद में बिछ गया, जी। ये सारी खबरें ग्लैमराइज करते हैं। आप क्या करते हैं? यहाँ तो स्पोर्ट्स के अंदर मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रिकेट की टीम के अंदर भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कराची का कोई बहुत नामवर खिलाड़ी नहीं है। फवाद आलम में खड़े यहाँ पर होते हैं, गेंद वहाँ पर आती है। फवाद आलम देखें, जब उसको छोड़ें, लेकिन कराची से क्यों नहीं आते? ये छोड़ें इस बात को ना। मैं कराची किसी के individual की बात नहीं कर कराची रहा। के खिलाड़ी जो है वो मायूस हो चुके हैं। मायूस हो चुके हैं या फिजिकल फिटनेस उनकी नहीं है, पंजाब के मुकाबला फिटनेस नहीं उनकी है क्योंकि वो लीग्स खेल रहे हैं। कराची की ऐसे प्लेयर, सुहेल अब्बासी की मिसाल देता हूँ, वो पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आते हॉकी के अंदर। ठीक है, उनको कोचिंग की भी ऑफर हुई, लेकिन वो मायूस हैं फेडरेशन से, अपने गवर्नमेंट से। जो उनको माइलेज मिलना चाहिए था, जो उनको इनामी रकम से मिलनी चाहिए थी, जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो उनको सिर्फ 25 लाख रुपए देके। ग्राउंड की क्या हालत है कराची में? अपना हमारा हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, एक एक करके पूछता हूँ, हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान की क्या हालत है? खतर में तबाह हो चुका है, PC1 बन चुका है, नया रिकंस्ट्रक्ट होगा। उसमें आपने मुझे खबर दी थी, बड़ा आपने ग्लैमराइज किया था कि स्विमिंग पूल भी बनेगा, जी, ये जी, भी जी। होगा, वो भी होगा। वो सब तैयार है। कहाँ पे होगा? जगह किधर है उधर? उसी को तोड़ के बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा। पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी, पूरा बनेगा। बनेगा। जो साइड में पवेलियंस हैं वो भी सब टूटेंगे। बनेगा, सब नई ट्रफ लगेगी। तकरीबन 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट पैसे आ गए, सिंध हुकूमत कर रही है, स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है? सिंध हुकूमत खुद करेगी, लेकिन बीच में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं, खालिद सज्जाद खोकर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनकी एक जो सब टीम है जो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। मेरा खर्चा है कि आगे वो आ जाए, छोड़े ना। वो चाह रहे कि उनको ठेका मिल जाए, लेकिन अच्छा। गवर्नमेंट के जो सीनियर डायरेक्टर हैं और वो जो इस इंजीनियर, वक्त ठेके पे झगड़ा है। जी जी, उसी पे अच्छा, झगड़ा है। फिर आप आ जाए नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें एक टेफलॉन की पूरे पवेलियन के ऊपर एक शीट बिछाई गई थी, जो आपने हमें बताया था कि कई साल तक ठीक रहेगी। वो ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्टेडियम में कोई और मसला तो नहीं? एक दफ़ा जब यहाँ साइक्लोन आया था हवा का, तो वो एक जगह से फट गई थी या उखड़ गई थी वहाँ से। उसके चले बाद ठीक है, हादसा हो गया था। वैसे स्टेडियम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बारिशों में पानी तो जमा नहीं हुआ, पिच तो खराब नहीं हो गई, जमा होता है पानी, अभी भी होता है, पिच तो खराब नहीं क्योंकि हुई, वो नीचे की तरफ है, नशेबी पहले का इलाकों के बना अंदर हुआ है। है। जी जी, पिच तो खराब नहीं हुई। पिच तो खराब नहीं थी। सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा, जिसकी बात आप कर रहे जी, थे, नेशनल स्टेडियम के वो तो सामने परसों उसका तो बहुत वो तो बुरा वहाँ हाल है। पे तो जंगल का सा एक माहौल है, वो जंगल में मंगल ही है। जी, स्टेडियम की तरफ का पानी और जिसके बराबर में कासिम उमर ब्रिज है, उसका पानी सारा, और आगा खान वाला जो रोड है, सारा पानी स्टेडियम के अंदर आ जाता है। यानी कि अगर बारिश हो जाएगी शहर में तो फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं हो सकती। नहीं, हाँ नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। और कोई बड़ी चीज शहर के अंदर? शहर के अंदर तो बहुत सारी बड़ी चीज़ें चली रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सब पोस्टपोन हुई हैं। लेकिन कल जो सबसे बड़ी खबर थी कि 2 बॉक्सर पाकिस्तानी वो स्लिप हो गए, आपने भी देखी होगी। चलें, ये खबर कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि ये मुल्क का जो है ना वो पाकिस्तान का नाम खराब करने वाली। अरशद नदीम की क्या खबर कह रहे हैं? अरशद नदीम की ये खबर थी कि वो पहले साउथ एशियन है, जनूबी एशियाई जैवलिन थ्रोअर एथलीट हैं, जिन्होंने 90.18 मीटर की थ्रो की है और कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड भी बनाया है। और सबसे बड़ी बात, अलमिया की बात यह थी कि उनके साथ कोई कोच नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था, तनहा उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। जब वो उन्होंने रिकॉर्ड, टिकट के पैसे उनको किसने दिए? वो गवर्नमेंट ने दिए, पाकिस्तान चलें, स्पोर्ट्स शुक्र है, ये भी बड़ी मेहरबानी है गवर्नमेंट की। आप तशरीफ रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं जिनसे हमने बात करनी है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्यूज़ के कराची ब्यूरो में मौजूद है। खबरों की बात हो रही है गुज़िश्ता हफ्ते क्या कुछ होता रहा। रजब अली साहब हमारे क्राइम रिपोर्टर। रजब भाई, ज़रा अगर आप थोड़ा सा जहमत आपको होगी, कई खबरें मैं आपकी तो देखता रहता हूँ, दिन में काफ़ी आपके मामलात होते हैं। कराची में छोटे छोटे से धमाके हुए थे, पटाखों के धमाके। अफसोसनाक बात यह है कि उसके अंदर जो है वो नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। तो कोई इस तरह का गैंग पकड़ा गया है? हब रिवर रोड के ऊपर एक खबर आपने ब्रेक की थी 2-3 दिन पहले, एक आप अजीब व गरीब सा बम आपने मुझे दिखाया था, तो वो क्या था? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं जो पटाखे, वो पटाखे नहीं, बाकायदा तौर पे बम ब्लास्ट, एक सीरियल बम ब्लास्ट जो है वो कराची में हुए। कराची यूनिवर्सिटी के बाद जिस तरीके से धमाके हुए सदर में, खारादर में, बहुत सीरियस था, वो सीरियस था। उसके बाद फिर सदर वाला भी सीरियस था, खारादर वाला भी, वो तकरीबन एक ही गैंग था। इस वक्त जो शहर में जो, हाँ, उसमें कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं। उसमें एक पुलिस एहलकार भी था मेरा ख्याल है, पुलिस एहलकार भी था, सिक्योरिटी का। हाँ, ये जो हमने जो कल जो खबर चलाई है, ये खबर चूँकि मुहर्रम में सीरियसली थ्रेट्स थे, तो ये खबर तो खैर पुरानी थी, लेकिन इसको डिस्क्लोज उस तरीके से नहीं किया गया था। एक खबर क्या थी? एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था हब रिवर रोड के करीब से ही, मुहर्रम के दौरान की बात है, इब्तिदाई अय्याम की बात है, मतलब ये आशूरा से पहले।
तो उसमें एक जॉइंट वेंचर एक चीज़ सामने आई है कि पिछले दिनों जो दहशतगर्दी हुई जिसमें MPM लंदन का भी नाम आ रहा है, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें और कलदम जिहादी तंजीमें भी उनके साथ मिली हुई है। चूँकि फ़ंडिंग जो है वो तो हमारे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो राह से ज़्यादा अक्सर जो है वो देखा जाता है कि राह से फंडिंग होती है। ये भी जो जॉइंट वेंचर इस वक्त चल रहा है राह से उसकी फंडिंग हो रही है। ये जो बम था ये इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था क्योंकि ये मार्टर गोले, पहली मरतबा मार्टर गोले को जो है वो IED लगा के उसको बम बनाया मॉडिफिकेशन की गई है उसमें। मतलब। और मार्टर गोला भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि परचून की दुकान पे मिल जाए। पहले तो देसी साख्ता बम इस्तेमाल होते थे या हैंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल होते थे, वो आसानी से मिल जाते थे। लेकिन एक मार्टर गोला आप खुद समझते हैं कि एक हसास नौइयत का मामला है, इस पर बड़ी बारीक बिनी से तहकीकात हो रही है। जबकि दूसरी जानिब ये भी शक किया जा रहा है जिस तरह ये मार्टर गोला बरामद हुआ है इसमें जो है 2 डबल डेटोनेटिंग सिस्टम था। इसमें एक 15 सेकंड का टाइमर था, दूसरा प्लस इसमें रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी थी। तो एक डाउट ये भी जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी ब्लास्ट था उसमें जो खातून जो हलाक हुई है, जिसे खुदकश कहा जा रहा था, शारी बलोच, उसका शौहर तो अब तक सामने नहीं आया है, अब तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका है। वो खातून के हवाले से भी यही अभी जो है वो डिस्कशन और आपस में वो चल रही, क्योंकि शवाहिद जो मिले थे कि हो सकता है कि वो भी गैर इरादी हो, वो खातून सुसाइड बमर ना हो, सिर्फ उसने कैरी करके रखा था और किसी ने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वो ब्लास्ट किया है। क्योंकि अब तक तो उसका शौहर तो सामने आ नहीं सका है, हैबतान बलोच जो है वो अभी तक हाथ में नहीं है। वो आएगा तो उसके बाद उसकी डिटेल्स जो है वो मज़ीद पता लगेगी। कितना सीरियस ले रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे? ये जो बम पकड़ा गया ये बड़ी कार्रवाई कहलाएगी? देखिए ये बड़ी कार्रवाई तो कहलाई जाएगी, उसके साथ छापामार कार्रवाइयाँ भी चल रही है और कुछ लोगों को मज़ीद भी गिरफ्तार किया है। क्योंकि ये मार्टर गोले का मिलना दीगर इदारों की तरफ भी जो है वो इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि वो लोग भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं। यानी कि हो सकता है नेक्सस करके दहशतगर्दों ने कोई एक ऐसा सिंडिकेट बना लिया हो कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ करें जिसमें एक्सपर्टीज़ भी शेयर हो और इस तरह के इक्विपमेंट भी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी अहम है, जो जिन इदारों ने, जिन BDU ने या CTD ने डिफ्यूज़ करवाया इस बम को, वो खुद बहुत हैरान थे कि यार ये कोई आसान काम नहीं है इसको बनाना। अच्छा। बाकायदा तौर पे इंजीनियरिंग के तहत उसको बनाया गया है, तो ये कोई आम लोगों का काम नहीं है, ये बाकायदा तौर पे इनके साथ इंजीनियर पढ़े लिखे लोग यानी मुलविस है। जैसा पिछले दिनों देखा भी गया था कि ये जो सिंध रिवोल्यूशन आर्मी जो है अलहदगी पसंद तंजीम, इनका जो सरबरा असगर शाह है वो तो लंदन में बैठा हुआ है, वो वहीं से बैठ के लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उनको उकसा रहा है, लोगों को मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत पर और इस चीज़ पर आमादा कर रहा है। जैसे कि एक मुल्ज़िम जो है वो मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए थे, जिनमें से एक के हवाले से सारी डिटेल सामने आई कि वो बेचारा गरीब आदमी था, अंदरूनी सिंध का रहने वाला था, गरीब आदमी था, उसके बाद बच्चे के इलाज के पैसे नहीं थे, तो उसको बच्चे के इलाज का लालच दे के उन्होंने जो है ये काम इस तरीके से करवाया है। बिल्कुल ठीक है रजब भाई, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकन्ना है और इस तरह के केसेस पकड़े जाते हैं इससे पहले कि वो केसेस वकूफ़ पजीर हो जाएँ। मुना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। मुना, वेदर के हवाले से जापान से एक रडार आया था जिसका बड़ा चर्चा हुआ था कि जापान से रडार आया है कराची मेट ऑफिस के पास, क्या वो चल पड़ा है? उससे रीडिंग्स हो रही हैं, कितनी जो है वो एक्यूरेट रीडिंग्स थी इस दफ़ा जो बारिश का सारा सिलसिला रहा है? जी बिल्कुल, जापान ने जो उसके तहत जो लगाया गया है डुप्लर राडार, और उसके तहत हम अभी भी ये देखते हैं कि जो महकमा मौसमियात की जो पेशगोई होती है उससे मैच नहीं करती है, क्योंकि अक्सर जापान वाला चलता ठीक है। जी बिल्कुल एक्टिव है और वो वर्किंग में है, लेकिन अभी तक जो है हम आपने भी देखा होगा जो खबरें चलती हैं कि पेशगोई की जाती है कि जनाब आज से बारिश होगी, लेकिन होता ये कि नहीं होती है। तो कुछ इसी तरह के हालात हैं। इस दफ़ा कितनी एक्यूरेसी थी मेट डिपार्टमेंट की पेशगोइयों में? कुछ जगहों पर तो बिल्कुल 100% थी, लेकिन बहुत सी जगह हम ऐसे पिछले सालों से बेहतर है रिजल्ट? हाँ, मच बेटर। और इस बार तो ऐसा भी हुआ है कि बारिश मानसून का सीज़न जो है ये 20 जून से स्टार्ट हुआ है और हमारे यहाँ जो है जुलाई के महीने में जो है 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी ज़्यादा बारिश होगा। क्योंकि 1967 में जो बारिश हुई थी वो 509 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और इस बार जुलाई के महीने की हम देखते हैं कि वो 600 से ज़्यादा बारिश, 600 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश बरसी है। तो इस वजह से जब 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, इस बार हम देख रहे हैं कि बारिश भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो है जो रवां जो मानसून का स्पेल चल रहा है ये शायद ये बहुत ज़्यादा तवील हो जाए, क्योंकि 6 सितंबर तक भी जा सकता है, यानी कि सीज़न तो सितंबर तक रहेगा, सितंबर के मिड तक मानसून सीज़न तो रहता है, लेकिन जो रवां जो ये स्पेल चल रहा है, ये स्पेल हमारे कराची में
6 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ऑनवर्ड ये अब देखिए 14 अगस्त तक है कि इम्कान है कि ये जारी रहेगा। चलें, जो कुछ भी होना चाहिए बेहतर होना चाहिए शहर के लिए, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा परेशान हो गए हैं बारिश से। तो जो खुशी थी पकोड़े बनाने की और अब बारिश के अंदर बच्चों के नहाने की, वो अब कम होते जा रही है। बीमारियां फैल रही हैं, ज़रा सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं है, सड़कें उधड़ गई हैं। कराची में बारिश के बाद हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शफकत अजीज़ भट्टी पहली जो है वो कुर्सी पे बैठे हुए। शफकत साहब, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बात करने में आसानी होगी। हब डैम आप गए थे, मैंने देखा था आपको टीवी पे, बल्कि आपके फेसबुक पे मैंने देखा कि आप हब डैम गए थे। टूटने वाला है हब डैम, क्या मसला है? नहीं, बिल्कुल टूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूत है। 75 साल इसकी लाइफ है और 1961 से ये बनना शुरू हुआ और 1973 तक ये 81 तक ये बना, तो 20 साल इसको बनने में लगे। तो जब बन जाता है तो वहाँ से इसकी लाइफ शुरू होती है और तकरीबन जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 75 साल इसकी लाइफ यानी कि गारंटी दी है कि 75 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। और मेंटेनेंस हो रही है वहाँ पे इतनी? जी बिल्कुल मेंटेनेंस हो रही है। हम देखा है चेक कैसे करते हैं उसको? मंथली रिपोर्ट या कोई 3 महीने बाद 6 महीने बाद रिपोर्ट बनती है इसकी, क्या होता है? वैसे तो ये मंथली रिपोर्ट बनती है। इंजीनियर्स आते हैं, लाहौर से आते हैं, कुछ इनके वापडा के अपने इंजीनियर जो कराची में भी हैं। क्योंकि अब एक अफवाह उड़ी थी सोशल मीडिया पे कि हालिया बारिशों के बाद के डैम जो है वो भर चुका है और खुदा न खास्ता टूट सकता है। एक न्यूज़ चैनल की गलत रिपोर्टिंग थी। असल में न्यूज़ सोशल चैनल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम ना दें, सोशल हमें मीडिया अपना से भी गिरबान बिल्कुल झांकना होगा कि न्यूज़ चैनल्स जिनकी जिम्मेदारी है, जो लाइसेंस्ड है ठीक मालूमात देने के, उस पर खबर चली, जिसके बाद लोगों ने ये तासुर लिया कि हब डैम शायद डूब जाएगा, उससे टूट जाएगा, जिससे कराची का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। लेकिन आप कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, डैम अपनी पूरे फ्लो में बह रहा था। उस वक्त जब हम गए पिछले हफ्ते तो तकरीबन 342 फीट उसकी जो मैक्सिमम हाइट है उस पर वो बह रहा था और स्पिल वे से पानी तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पर डे जो है वो उसका अखराज उस वक्त हो रहा था। अच्छा, अब अगर मुस्तकिल अभी इस वक्त हो रही है ना बारिशें, तो रुक नहीं रही है बलूचिस्तान का, तो अभी भी सैलाबी सी सूरत दोबारा पैदा हो गई है, तो मजीद पानी भी आए तो इसको कोई खतरा नहीं है। इसका सिस्टम जो बना हुआ है डैम का वो इतना मजबूत है, इतना बेहतर है कि वो पानी को कंट्रोल कर ले, ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि ये डैम जो है वो 352 फुट पानी संभाल सकता है। अगर इसमें 300 पीछे से अगर ज़्यादा पानी आता है, जैसे कि खुजार से इसका जो कैचमेंट एरिया शुरू होता है, खुजार से वहाँ पर जो बारिशें शुरू होती हैं, वहाँ जब पानी जमा होता है तो वो रास्ता ये कुदरती एक आबी गुजरगाह है जो जिसको हमने डैम की शक्ल दे दी है, तो सारा पानी यहाँ आता है। कीर्तर के पहाड़ों से जब आता है तो 352 फुट इसकी इंजीनियर्स ने इसकी हाइट रखी है। और लेकिन 342 के बाद ये फिर स्पिल वेग से पानी का अखराज शुरू हो जाता है और उसके बाद वो हब के रास्ते होता हुआ समंदर में जाता है। तो मैक्सिमम जो उसकी जो हाइट गई, जो वहाँ पर जो लोग जो इंजीनियर्स बता रहे थे कि 345 तक ये डैम गया था और 345 के बाद ये वापस 342 तक आया है और 340 पर ये पानी इसका रुक जाएगा, फिर पानी बहना बंद हो जाएगा। भाई असल में सवाल इसलिए पैदा होता है कि ये इसी हब के रास्ते में एक पुल था जिसको पिछले साल NHA के इंजीनियर्स ने बिल्कुल ठीक करार दिया था, इस साल वो टूट गया, तो लोग इसलिए भी यकीन नहीं करते ना। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। मैंने वो पुल भी गया हूँ, उस पुल को भी कवर किया है। वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसके अतराफ़ में जो रेती बजरी वाली माफिया है वो बड़ी तेज़ी से यहाँ से रेती बजरी निकाल रही है, जिसकी वजह से पुल की जो बुनियादें हैं कमज़ोर हो गई। हालांकि उसकी भी लाइफ है, लेकिन वहाँ पर जो लोगों ने हमें बताया कि जी बड़ी, और अभी हमने खुद मशीनें देखी हैं हर तरफ पूरी नदी में बैठी हैं। हब डैम के आसपास तो कोई माफिया काम नहीं कर रहा? नहीं, वहाँ हमने नहीं देखा, अभी तक तो कोई नहीं देखा। अगर उसके बाद आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया शफकत, आप तशरीफ रखिएगा, शुक्रिया हमें अपडेट करने का। राजा कामरान साहब, जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो लोग इनकी तरफ देखते हैं, हालांकि इनका कसूर कोई नहीं है। राजा साहब, डॉलर ने बड़ी तेज़ी से जो है वो रखा हुआ है, डिक्लाइन एक आ रहा है कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है। आपका मैंने एक ब्लॉग भी देखा था, उस पर तफसील का तो इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन आपने खबर भी दी थी कि बांग्लादेश में कुछ कमर्शियल बैंकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। वो क्या कार्रवाई है और पाकिस्तान से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, बांग्लादेश अभी जो पूरी दुनिया है इस वक्त वो एक बहरान का शिकार है। पूरी दुनिया में करेंसीज जो हैं वो डाउन की तरफ हैं, गिर रही हैं नीचे, क्योंकि कोरोना के बाद और फिर फ़ौरन कोरोना के बाद की एक मार्केट खुली थी, उसके बाद जो रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है उसने पूरी दुनिया को एक एनर्जी के बहरान में मुब्तला कर दी, जिसकी वजह से तमाम मईशतें जो हैं इस वक्त डिक्लाइन के शिकार हैं। अमेरिकन मईशत भी
डिक्लाइन का शिकार है, उससे जो है तमाम जो दीगर इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं और तमाम करेंसीज इस वक्त डाउनफॉल पर हैं। पाकिस्तान से आगे भी बहुत सी ऐसी करेंसीज हैं जो गिर रही हैं। उसमें कुछ जो ग्रीड है बैंककारों की वो सामने आती है और वो जो है अपनी जो यानी बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो टके के ऊपर वो सट्टेबाजी कर रहे थे, टके को होल्ड कर रहे थे और वो लोग जो आ रहे थे उनको इजाफी कीमतों पर जो ख़रीदना चाह रहे थे उन्हें दे रहे थे। इसकी जो तहकीकात है वो वहाँ के मरकज़ी बैंक ने की और फिर एक सख्त एक्शन लिया। 5 मकामी और 1 इंटरनेशनल बैंक जो है उसके जो ट्रेजरी हेड्स थे उनको कहा कि ये नापसंदीदा लोग हैं, ये इस होर्डिंग में मुलव्वस हैं, इनको फारिग किया जाए। मरकज़ी बैंक ने यह भी देखा कि इससे जो है जो ज़र मुबादला के ऑपरेशन हैं इससे बैंक्स इजाफी मुनाफा भी बना रहे हैं उस वक्त जिस वक्त कौम को ज़रूरत है कि उनको डॉलर्स और रुपए की अच्छा, एक बचत बात हो। बताएं, क्या पाकिस्तान में मरकज़ी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है कि वो बैंकिंग सेक्टर के सामने खड़ा हो जाए और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करे अगर इस तरह का कोई मामला था जो बांग्लादेश में हुई? देखिए, पाकिस्तान में बैंकों के हवाले से और स्टेट बैंक के हवाले से कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त स्टेट बैंक इन्वॉल्व होता है और कुछ ऐसे कवानीन हैं कि जो काबिल दस्तअंदाज़ी कानून नाफिज करने वाले इदारे जुर्म होता है और FIA उसको देखता है। अगर आप FIA में जाएंगे तो FIA में आपको स्टेट बैंक सर्कल मिलेगा जो स्टेट बैंक में अगर कोई ऐसी मिसहैप हुआ है तो उसको देखता है, और दूसरे कमर्शियल बैंकिंग सर्कल होता है जो कमर्शियल बैंकों में होने वाले फ्रॉड्स हैं उनको देखता है, तो FIA भी इसको देख सकता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास बहुत सी ताकत मौजूद है और स्टेट बैंक चाहता तो ये कर सकता था। स्टेट बैंक ने चाह रहा है, लग रहा है कि चाह रहा है। नहीं, स्टेट बैंक ने कुछ अंदरूनी खाना इस पर काम किया है मगर वो सामने आकर ऐसे इकदाम नहीं करना चाह रहा। राजा भाई, सिर्फ मुझे एक बात बता दें, जो डॉलर 242 तक चला गया, बदकिस्मती नहीं है इस कौम की कि जो लोग इसको वहाँ तक ले गए, जितना नुकसान हुआ उसके ऊपर कोई पाकिस्तान के अंदर जो है वो खलबली नहीं मची हुई? देखिए, खलबली मचनी चाहिए ना। देखिए, जब आपका रेगुलेटर उनके खिलाफ कोई भी फैसला नहीं करेगा, उनको सजाएं नहीं देगा, उनको जुर्माने करके छोड़ दिया जाएगा या उनकी जो बातें हैं उस पर पर्दा डाला जाएगा, तो उससे जो पाकिस्तान में बैंकों की सूरत हाल है फिर देखेंगे वो ग्रीड करते हैं। पाकिस्तान में पूरा बैंकिंग सेक्टर देखें कि वो आपको बचत की तरफ ला ही नहीं रहा, वो लोगों को कम मुनाफा दे रहा है, उस पर स्टेट बैंक कुछ नहीं कर रहा, वो लोगों के बैंक अकाउंट खत्म कर दे। बैंक मजबूत है, रेगुलेटर कमजोर है या गैर फाल है? ये नहीं, उसकी विल नहीं है इस काम को करने के लिए कानून में और अथॉरिटी में, और जो स्टेट बैंक की अपनी स्ट्रक्चर है उसमें ये सलाहियत मौजूद है। शुक्रिया राजा साहब। सरफराज कायम खानी, जल्दी से खड़े हो जाइएगा, जल्दी आपने जवाब देने। पानी निकल गया कराची के तमाम इलाकों से। अगर आप 2020 का मवाजना करें तो आप क्या देखते हैं? कराची में इस साल सुना है नाले साफ़ होने की वजह से जितनी ज़्यादा बारिश हुई 500-550 मिलीलीटर, वो सारा पानी तकरीबन रोते गाते निकल ही गया। तो कुछ हालात इंतज़ाम पिछली दफ़ा से बेहतर थे? देखिए, इंतज़ामात तो फवाद साहब कोई बेहतर नहीं थे, लेकिन दावे ऐसे थे कि कराची में जो है इस बार लोग एंजॉय करेंगे बारिश को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा पानी अपने वक्त के साथ 15 दिन 10 दिन में खुद निकल रहा है, और जिन इलाकों से अभी तक नहीं निकला था और दोबारा बरसात हो गई है वो फिर जो है वो तालाब बन गए। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग अपने घरों को जाने कहीं पर काम हुआ था, कहीं पर देखिए काम जो हुआ था वो नालों पर हुआ था, बड़े नालों पर। ये जो हुआ था बड़े नालों पर हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूँ हुआ था। बड़े नालों पर काम हुआ था, वो काम नहीं हुआ था कि पानी निकालने के लिए बेहतरीन काम होगा। सिर्फ काम हुआ था, फोटो सेशन हुआ, मशीनरी खड़ी की गई, और इसी तरह से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया नहीं, KMC की इंतज़ामिया, जितनी भी इंतज़ामिया, जितने भी महकमे इसमें इन्वॉल्व हुए कि नाले साफ़ होंगे, नाले नहीं साफ़ हुए। इलाकों से जो छोटे नाले बड़े नालों तक पानी कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। थैंक यू। आखिरी जो है वो बिल्कुल आखिरी वक्त रह गया है। नसीम आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, आपका जो केस मुझे नज़र आता है ना, वैसे तो क्राइम आपकी बीट है, तो बहुत क्राइम तो कराची में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दुनिया में इस तरह होता है, कराची में भी है। सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट आया था जिन साहब के हवाले किया गया। दावा ये था कि वो बातें नहीं करते, काम भी करते हैं। उन्होंने बजट भी कम किया, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, बड़े पॉजिटिव सा एक जेस्चर महसूस होता है उनका। तो जो उनके दावे थे उस हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, या बस? देखिए फवाद भाई, कराची एक बड़ा शहर है,
इसमें स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात और दीगर जराइम बहुत ज़्यादा हैं। इसकी बिना पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये आर्डर दिया था कि कराची में सेफ सिटी का जो मनसूबा है उसको मुकम्मल किया जाए। अब CM सिंध ने इसकी अप्रूवल दी और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जाके उनको प्रपोजल दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सेफ सिटी के जो DG हैं डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन, उन्होंने इसका बेड़ा उठाया है और तकरीबन 12,000 कैमरे जो हैं वो कराची भर में लगाए जाएंगे, जिसमें 6,000 अभी काम कहाँ पहुंचा है? जो अभी तक काम डिटेल तो मुझे पता थी, आगे की तरफ जा रहा है। अभी तक काम जो है वो बाकायदा शुरू नहीं हुआ है। कैमरों की जो खरीदारी है वो हो गई है। और असल में नसीम भाई देखें काम, अब मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत आपको कर दूँ, ये नहीं हो सकता कि सुबह कैमरे लगे हुए हों और ये नहीं हो सकता कि जो है वो उसका कमांड एंड कंट्रोल रूम परसों चल जाए। टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। ये तो नहीं लग रहा ना कि दाखिल दफ्तर हो रहा है ये प्रोजेक्ट? नहीं, ये नहीं कह सकते। इस पे काम जारी है। शारा फैसल पे इसका एक बाकायदा ऑफिस बन रहा है और कैमरे की जो है वो अपना जो कैमरे हैं वो भी खरीद लिए गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी आशूरा के जो थे 9 और 10 मुहर्रम ख़ास तौर पे, इसमें हमने देखा IG साहब भी खड़े हुए थे, शर्जील मेमन साहब भी खड़े हुए थे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, मेरा ख्याल है IG ऑफिस वाला था वो। कितना फ़ाल है वो, कितना बेहतर है? देखिए, कमांड एंड जो कंट्रोल सेंटर है कराची का, वहाँ पे तकरीबन 40,000 के करीब जो कैमरे हैं उनसे पूरे शहर की जब वो मॉनिटरिंग की गई थी, जिसमें से जो ख़ास तौर पे जो सेफ सिटी वाले जो कैमरे हैं वो उनको चेक किया गया था 10 मुहर्रम के दिन। जो जुलूस की जो गुजरगाह थी कि वहाँ पे उनको चेक किया, तो वो 12 मेगापिक्सल के जो कैमरे थे उसकी मदद से काफ़ी जो अफराद थे वो काफ़ी क्लोज दिख रहे थे। वो मतलब काफ़ी अच्छे कैमरे हैं, जिनसे काफ़ी मदद मिल सके। यानी कि आप ये कह लें कि जो मॉनिटरिंग हो रही थी वो कारगर थी, कामयाब थी, ठीक थी। और अगर यही सिस्टम जो है वो सेफ सिटी के अंदर जब लग जाएगा तो आप एक 25 साल आपका तजर्बा है, तो आप समझते हैं कि जराइम पेशा अफराद के लिए मुश्किल हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर ये हो गया तो, अगर ये सेफ सिटी मनसूबा अगर कामयाब हो गया। क्यों कह रहे हैं? आपको क्या खतरा है अभी भी? देखें, इतने साल हो गए, अब तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अब उम्मीद तो ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उम्मीद पैदा हो गई है। और ये अगर ये हो गया तो उसके बाद से काफ़ी कराची में जो अमन अमान के जो वो मसला हल हो जाएंगे। चलें नसीम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारी टीम है, ये कौम को बाशऊर बनाने के लिए, पाकिस्तानियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम वक्त काम करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।